हेलो क्लास 12 वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को बीएसटी के 5th चैप्टर को पढ़ाऊंगी जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑर्गेनाइजिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है कि किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में। ठीक है, तो हमारे बिजनेस में इसका क्या मीनिंग होता है? जब हम लोग एक बार कोई प्लान को सेट कर लेते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर लेते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप हम उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कि चीज़ों को, जितने भी हमारे पास रिसोर्स होते हैं, फिजिकल रिसोर्स या कैपिटल रिसोर्स होते हैं, उन सबको हम अच्छे से सिंक्रनाइज करके रिसोर्स का यूज करते हुए हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। और यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, डिविजनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग बुक में देख लेते हैं। वंस द प्लान हैव बीन लेड डाउन, द ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफाइड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू ऑर्गेनाइज रिसोर्स इन मैनर विच लीड टू अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये क्या हुआ कि जब एक बार हम लोग प्लान बना लेते तो उसमें हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाइड कर देते, बता देते, और नेक्स्ट उसका स्टेप जो होता है, हम रिसोर्स को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं और जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक डेफिनेशन देख लीजिएगा। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फ्रॉम मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। When the managers are performing organizing function, it results in creation of an organizational structure which shapes the system of working। तो देखिए ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि चीज़ों को हम लोग अरेंज करते एक ऑर्डरली वे में, एक सीक्वेंस में, जिसकी वजह से जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल होते हैं उसका एफिशिएंट यूज होता है। और जब एक मैनेजर अपने डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है तो वो क्या करता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है ताकि जो वर्किंग सिस्टम है, कौन किस काम को कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा, कौन सा मेथड यूज करेगा, वो यहाँ पे अच्छे से बता दिया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग में ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग essentially implies a process which coordinates human efforts, assembles the resources, and integrates both into a unified whole to be utilized for achieving specified objectives। तो वही चीज है कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा इनिशियल स्टेप होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। हमारे बिजनेस में ह्यूमन भी होते हैं, कुछ रिसोर्स भी होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, फिर मशीन हो गया। तो इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके हम उनका यूटिलाइजेशन करके एक फ्रेमवर्क बना के अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स बाय clarifying jobs and working relationship and effectively developing resources for attainment of identified and desired result। तो आप अपने आंसर में इसको भी लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग, देन यू कैन एक्सप्लेन। ये एक तरीके का प्रोसेस होता है जो इनिशिएट करता है प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसमें सबके जॉब को, वर्किंग रिलेशनशिप को क्लेरिफाई किया जाता है और इफेक्टिवली इसको डेवलप भी किया जाता है ताकि हम अपने गोल को बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर पाए। ठीक है, अब इसके प्रोसेस को देखेंगे। तो प्रोसेस किसी का भी अगर आपको याद करना है तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप याद करिएगा। तो ये एक तरीके से प्रोसेस होता है, इसमें सीरीज होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, देन जाके हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। तो यहाँ पे 4 प्रोसेस है। आप 4 प्रोसेस को शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। आप इसको आइडिया से याद कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगा आइडिया का, IDAE, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। जब एक बार प्लान सेट हो जाता है तो हम यहाँ पे हमारे फर्म के वर्क को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक पूरा होल काम किसी एक से करवाना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें काम को डिवाइड करना पड़ता है और डिवाइड करके उस काम को हम लोग असाइन करते हैं एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो सेकेंड हमारे यहाँ पे हो जाएगा डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो जो सेम टाइप के एक्टिविटी होते, सेम टाइप के वर्क होते, उसका यहाँ पे डिपार्टमेंट बनाया जाता है। इसको हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। डिपार्टमेंटलाइजेशन 2 टाइप से होता है, एक फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग डिपार्टमेंट बनाते हैं और एक हम लोग डिविजनल मतलब प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाते हैं। फिर जैसे ही हम लोगों ने डिपार्टमेंट बना दिया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब नेक्स्ट स्टेप होता है ड्यूटीज को असाइन करना रिलेटेड टू द पर्सन जो इसके लिए कॉम्पिटेंट हो, स्किलफुल हो, उससे रिलेटेड हो। मतलब कि जो हम लोगों ने जॉब को यहाँ पे डिवाइड किया था, उस जॉब को अब हम लोग, उस पर्सन को हम जॉब असाइन करेंगे जो इसके लिए कैपेबल हो।
देन लास्ट में हम लोग देखेंगे स्टैब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप। तो हम अपना काम जब उसको काम दे देते हैं तो एट द एंड ऑफ डे या एट द एंड ऑफ मंथ यहाँ पे जो जिसको हमने जॉब असाइन किया है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, अकाउंटेबल होता है, वो फिर हमें रिपोर्टिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से आप प्रोसेस को याद कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होता है कि जॉब को आइडेंटिफाई करना, देन उसका डिवीजन करना, फिर हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, जो सिमिलर टाइप के जॉब होते हैं उसका एक डिपार्टमेंट बना देते हैं, फिर हम लोग असाइनमेंट करते हैं ड्यूटीज को, एंड द लास्ट हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। और ये किसके बीच में होता है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में ये रिलेशन क्रिएट होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस को। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपने किसी को जॉब दिया है, हम लोग यहाँ पे जॉब एक इंसान को होल जॉब नहीं देते, उसको हम लोग डिवाइड करके देते। तो बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन, अगर एवरी इंडिविजुअल को हम जॉब असाइन कर रहे हैं, टोटल वर्क का पार्ट दे रहे हैं, छोटा छोटा टुकड़ा दे रहे हैं, तो वो अपने काम को रेगुलर बेसिस पे डेली डेली करेगा, तो वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से ये फायदा होगा कि बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन, जब कोई एक अपने काम में एक्सपर्ट होगा तो उससे गलतियां कम होगी, रिसोर्स का वेस्टेज कम होगा और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। क्लियर है। सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। तो अगर हम यहाँ पे जॉब को असाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले जॉब को हम लोगों ने डिवाइड किया, देन हम लोग कैपेबल इंसान को जॉब दे रहे हैं जो उसके लिए बना या जो उसके लायक हो। तो यहाँ पे सबके बीच में क्या होता है, जॉब की क्लैरिटी होती है, किसका कौन सा काम है और कौन किसके अंडर में, किस सुपीरियर के अंडर में कौन सा सबऑर्डिनेट वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे भी ये इम्पोर्टेंट है। और थर्ड, जो कि आप लोग हर एक टॉपिक में पढ़ते आ रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि अगर आपके पास रिसोर्स है तो उसका आप कितना बेहतर तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हम यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंस में कह सकते हैं कि कोई भी वेस्टेज नहीं होना, ज़्यादा से ज़्यादा यूज होना, और जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। फोर्थ होता है एडेप्शन टू चेंज। अब हमारा जो बिजनेस होगा वो ऐसे इन्वायरमेंट में होता है जहाँ पे कि डायनेमिक बहुत ज़्यादा होता है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चेंज होता है। जो हमारे 5 इन्वायरमेंट थे, लीगल, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, वो 5 इन्वायरमेंट बहुत ही चेंजेबल होते हैं, बहुत फास्ट चेंज होते हैं। तो हमको उस चेंज के साथ अडॉप्शन करना भी आना चाहिए। तो जब हम ऑर्गेनाइजिंग बहुत अच्छे से करेंगे तो हम इजीली उस चीज़ को क्या करेंगे, अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंस हो गया। फिफ्थ हो जाएगा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, हम काम को डिवाइड कर दिए, काम को असाइन कर दिए, देन हम उससे रिपोर्टिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो बहुत ही इफेक्टिव होगा, बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा। और सिक्स में है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जब कोई काम को बेहतर तरीके से करेंगे, उसमें लोग स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करें, ग्रोथ करें। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, मतलब रिसोर्स को अच्छे से सिंक्रनाइज करके, उसका यूज करके, पर्टिकुलर व्यक्ति को हम टास्क देके चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का भी एक रीजन होता है। ठीक है। सेवन पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ऑर्गेनाइजिंग से सिर्फ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ही डेवलपमेंट नहीं होता है, पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है। मतलब जो भी एम्प्लॉय हमारे बिजनेस में है, हमारे फर्म में है, वो भी स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो जब एक वर्क को अच्छे से बार बार करेंगे तो वो उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो उनका भी डेवलप होना शुरू हो जाता है और वो बहुत सारे न्यू न्यू मेथड्स को सीख के जॉब को परफॉर्मिंग करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनके माइंड में इनोवेटिव आइडियाज भी डेवलप होता है और वो नए नए टेक्निक्स अपने काम को कंप्लीट करने में लगे होते हैं। तो ये हमारे पास 7 इम्पोर्टेंस है, जिसको आप यहाँ पे समरी में देख सकते हैं। बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एडॉप्शन टू चेंज, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, एंड लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किस तरीके से काम को असाइन किया जाए, उसी को हम लोग बोलेंगे। मतलब यहाँ पे एक फ्रेमवर्क का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज करके साझा किया जाता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। ठीक है, तो इसके मीनिंग को देख लेते हैं हम लोग। When the managers are performing organizing function, and organizational structure gets created automatically, which defines the job position,
द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे जब भी कोई ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है तो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जॉब का डिवीजन करते हैं, फिर लोग को असाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, एंड लास्ट में उससे रिपोर्टिंग लेते हैं जिसको हम लोग अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली एक अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर ही लेता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, जॉब पोजीशन देते हैं, जिम्मेदारियां देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, हक देते हैं, अधिकार देते हैं। ठीक है, और इट कैन बी कॉल्ड एज फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, इफेक्टिव लाइन है। इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। तो ये क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है किसके किसके बीच में, जो हमारे यहाँ पे पीपल है, वर्क है और जो रिसोर्स है, तीनों का। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ये जो न्यू वर्ड है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, इसका मतलब होता है एक सुपीरियर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट होंगे, इसको बताएंगे। तो जितना ज्यादा सबऑर्डिनेट होंगे वो स्पैन बहुत ज्यादा होगा, जितने कम होंगे उसको कम स्पैन बोलेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, एक ये होता है, ये वाइडर होता है, एक होता है नैरो, जिसमें कि इस तरीके से एक मैनेजर के नीचे से सुपीरियर ऐसा ऐसा आएगा, जो ऐसा वर्टिकल दिखेगा आपको, उसको हम लोग बोलते हैं नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। और जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है हाउ मेनी एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय वन मैनेजर और हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय वन सुपीरियर। बात सेम है कि कितने सारे सबऑर्डिनेट एक मैनेजर के थ्रू कंट्रोल किए जा रहे, वर्क कराया जा रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। सिंपल सा लैंग्वेज है, सिंपल सा मीनिंग है इसका। देखिए, आप लोगों में बुक से इसलिए पढ़ाती हूँ, इसका नोट्स भी बना के मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि देखिए बीएसटी में केस स्टडी आता है तो हम लोग को हर एक चीज को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जब आप एक बार अच्छे से मेरे पढ़ाने के बाद एक बार आप सेल्फ स्टडी कर लेंगे, सिर्फ सिर्फ आप एक बार रीडिंग लगा लेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा, और ये सब्जेक्ट आपके लिए स्कोर गेनिंग का काम करेगा। आप अच्छे से केस स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत डरते हैं कि केस स्टडी बहुत टफ आता है, ऐसा कुछ नहीं, केस स्टडी आपके बुक से ही आएगा। एक बार आप इसको अच्छे से समझ के इसको रीड कर लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर organize all the operations of business properly and ensure better flow of communication। तो ये अगर स्ट्रक्चर अच्छे से बना रहेगा तो सारे काम बिजनेस के बहुत प्रॉपरली होंगे। और ये और एक चीज को इंश्योर करता है, मतलब जिसको सुनिश्चित कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से फ्लो हो। जब अच्छे से कम्युनिकेशन फ्लो होगा तो काम वैसे ही अच्छा होगा। अगर कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे जो वर्क होता है वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का भी दिक्कत आ सकता है, क्लैरिटी का भी दिक्कत आ सकता है, इसलिए हम लोग स्ट्रक्चर को अच्छे से बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट है अ क्लियर स्ट्रक्चर मेक्स इट इजी टू चेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्ट ऑफ बिजनेस। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर बना देते हैं, स्ट्रक्चर बनाने का अगर आपसे कोई भी पूछे ना तो आप बता दीजिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को जो डेलीगेट किया जाता है, वर्क जिससे कराया जाता है, उसी को हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो स्ट्रक्चर बनने से ये होता है ना कि हम चेक कर सकते हैं हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक बिजनेस के पार्ट में कि किसका कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड में अ क्लियर आइडिया अबाउट वर्किंग स्टाइल ऑफ एन एंटरप्राइज कैन बी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देख के ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ का वर्किंग स्टाइल कैसा है। फोर्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलाउ को रिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं हम लोग तो वहाँ पे जितने भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, फिजिकल रिसोर्स है और फाइनेंस रिसोर्स है, इन तीनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है और अच्छे से इसको कोरिलेट और कोऑर्डिनेट किया जाता है, तब जाके काम बहुत बेहतर तरीके से होता है। फिफ्थ में इट क्लियरली डिफाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल अंडर इच लेवल। हर एक लेवल पे क्या होता है, ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को दिखाता है कि कितने सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर से कंट्रोल हो रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मीनिंग हम लोगों ने समझ लिया स्ट्रक्चर क्या है, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है और अकाउंटेबिलिटी को लिया जाता है, जिसको रिपोर्टिंग कहते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी सीखा कि ह्यूमन रिसोर्स
ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस रिसोर्स और कैपिटल रिसोर्स, इन सबको अच्छे से सिंक्रोनाइज करके जॉब को परफॉर्म करना, कोऑर्डिनेट करना, ये हो गया स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, एक डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जो कि फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाए, जिसमें कि काम को देख के डिपार्टमेंट बनाया जाए। जैसे जो सेल्स का काम करता है वो सेल्स डिपार्टमेंट बन गया, परचेस जो करता है वो परचेस डिपार्टमेंट बन गया, जो पैसे का काम देखता है उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं, जब डिपार्टमेंट बनाते हैं तो उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। और डिविजनल स्ट्रक्चर वो होता है जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाते हैं। जैसे अगर हमारे कंपनी में शैम्पू बन रहा है तो शैम्पू का अलग डिवीजन हो जाएगा, फिर सीरम बन रहा है तो सीरम का अलग होगा, कंडीशनर का अलग होगा, हेयर ऑयल का अलग होगा। इस तरीके से हम लोग अलग अलग क्या करते हैं, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाते हैं, उसको हम लोग डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। When the activity or jobs are grouped keeping in mind the functions or the job, then it called functional structure। समझ गए, जब हम एक्टिविटी और जॉब को ग्रुप करते हैं ये सोच के कि जो काम और जॉब जो भी हो वो सेम टाइप का होगा, उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर में ये क्या है, प्रोडक्शन, ये एक डिपार्टमेंट, ये मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, ये फाइनेंस का डिपार्टमेंट, ये परचेस का डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट में हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट को बना दिया। ठीक है। अब इसके अंदर जो काम होगा वो होगा प्रोसेसिंग होगा, क्वालिटी कंट्रोल होगा, रिपेयर मेंटेनेंस हो जाएगा, प्रोडक्शन में काम, मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग हो गया, सेल्स हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, रिसर्च हो गया, इसको हम लोग देखते हैं। और इसके अंदर हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग प्लानिंग को देखते हैं। ये आपका दो चैप्टर है, आप लोग आगे पढ़ेंगे सेकेंड बुक में। परचेज में हम लोग परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को देखते हैं, परचेज ऑफ इनपुट एंड रिसोर्स मशीनरी, रिकॉर्ड्स ऑफ परचेज। तो ये सारा हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट बना के इसमें काम को बेहतर तरीके से करते हैं। ठीक है। इसके एडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे काम के अकॉर्डिंग हम डिपार्टमेंट बना रहे हैं, तो ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, काम ही तो होता है, पेशा ही होता है। तो सब कोई अपने अपने फंक्शन को और अच्छे से करते करते उसके वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है प्रमोट्स द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट विद इन द डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जब हम लोग काम के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बना देते हैं तो यहाँ पे हम चीज़ों को कंट्रोल करना इजी हो जाता है, कोऑर्डिनेट करना इजी हो जाता है हर एक डिपार्टमेंट में। जैसे एक बार इसको आप लोग और समझ लीजिए अच्छे से। ड्यू टू सिमिलर एक्टिविटी ग्रुप्ड इन वन डिपार्टमेंट देयर इज इजी सुपरविजन एंड बेटर कंट्रोल। तो अगर हम लोग हर सेम टाइप के फंक्शंस को एक ग्रुप में बना देते तो इसको सुपरवाइज करना आसान हो जाता है और कंट्रोल करना भी बहुत आसान हो जाता है। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे इंक्रीजेस मैनेजरल्स एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी। तो हम लोग जब ग्रुप बनाते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन तो यहाँ पे मैनेजरल्स स्किल्स भी डेवलप होता है, इंक्रीज होता है, और यहाँ पे ऑपरेशनल भी इफिशियंसी होता है, मतलब काम भी बेहतर तरीके से होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, जिसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट पे इट्स लीड टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। अब देखिए जब हम लोग काम के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट ही बना दे सबका अलग अलग, तो काम का तो डुप्लीकेशन होगा ही नहीं यहाँ पे, या होगा भी तो बहुत कम होगा, ज़्यादातर चांसेस होता है कि यहाँ पे नहीं होता है। ईजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। तो यहाँ पे हमको अगर किसी एक डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग देना तो हम इजी तरीके से डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो एज ट्रेनिंग फोकसेस ओनली इन लिमिटेड स्किल्स और वन फंक्शंस ओनली। तो यहाँ पे अगर एक फंक्शन को ट्रेनिंग देना होगा तो ये बहुत इजी हो जाता है। ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शंस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ईच फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो हर एक फंक्शंस को क्या किया जाता है, अटेंशन दिया जाता है, उसको बारीकी से देखा जाता है, उसके काम को परफॉर्म को इवेलुएट किया जाता है। तो ये करना इसके लिए फायदेमंद होता है, इजी होता है अगर हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो। ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज को भी हम लोग थोड़ा जान लें। तो पहला क्या होता है, प्लेसेस लेस इंपॉर्टेंट टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। फंक्शनल स्ट्रक्चर्स प्लेसेस लेस एम्फसाइज ऑन ओवरऑल enterprise objectives than द ऑब्जेक्टिव्स परस्यूड बाय द फंक्शनल हेड। अब देखिए जब फंक्शनल हम लोग डिवीजन करते हैं फंक्शनल के अकॉर्डिंग, तो हर एक का हम डिपार्टमेंट का हेड बनाते हैं, तो हर कोई अपने डिपार्टमेंट को बेहतर करने के लिए वो अपने आप में काम करता है, अपना दिमाग लगाता है। वो ऑब्जेक्टिव को, जो मेन ऑब्जेक्टिव ओवरऑल ऑब्जेक्टिव उसको भूल जाता है, वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को बेहतर करने में लगा रहता है।
तो जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि दे फेल टू गिव प्रायोरिटी टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को वहाँ पे देखने लगते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में क्या करता है, कोऑर्डिनेट करने में इनको दिक्कत हो जाता है। ईच डिपार्टमेंट इज स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन फंक्शन, सो दे फेल टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी ऑफ अदर डिपार्टमेंट। तो हर एक डिपार्टमेंट के जो हेड रखते हैं वो अपने डिपार्टमेंट के स्पेशलाइज्ड होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा महान समझेंगे, तो दूसरे वाले डिपार्टमेंट के काम को वो लोग समझ नहीं पाते, या उनको फिर वो लोग डोमिनेट करना या उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम इसका हो गया डिसएडवांटेज। और थर्ड इसका हो गया इनफ्लेक्सिबिलिटी, तो यहाँ पे एक बार फंक्शनल स्ट्रक्चर बना देते तो बार बार इसको चेंज करना बहुत ही कॉस्टली हो जाता है, जिसकी वजह से ये इनफ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज डेवलप नैरो पर्सपेक्टिव्स एज दे गेट ट्रेनिंग इन वन एरिया ऑफ स्किल्स ओनली, दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अदर डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे अगर एक डिपार्टमेंट में हम किसी को रख रहे हैं तो वो उसी के काम को सीख रहा है, सीखते सीखते वो वहाँ का हैबिचुएट हो जाएगा, लेकिन जब उसको अदर काम के लिए भेजा जाएगा तो वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी पाया जाता है। फोर्थ हो जाएगा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो डिपार्टमेंट में देखिए कन्फ्लिक्ट होता ही रहता है। सेल्स डिपार्टमेंट अपने अपने इंटरेस्ट को आगे रखेगा, परचेज वाला अपने को रखेगा, इस तरीके से सब लोग अपने में क्या करेंगे, कन्फ्लिक्ट का एक माहौल आ सकता है, डिपार्टमेंट के बीच में ही लड़ाइयाँ हो सकती है। और फिफ्थ है डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन कंपनी का मेन टारगेट था कि उसको 1000 यूनिट्स पर मंथ सेल करना है। ठीक है, जब मंथ के एंड में आया गया तो वहां पे पता चला कि ओनली 800 यूनिट्स ही बन के तैयार हुए। जब टॉप मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा कि 800 ही क्यों बना, तो उसने क्या कर दिया, वो अपनी गलती, वो अपने अपने ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं लेता, वो बोलता है कि परचेज मैनेजर्स ने ही रॉ मटेरियल को अरेंज करके नहीं दिया। जब परचेज मैनेजर से पूछा गया तो परचेज ने बोला कि फाइनेंस का दिक्कत था। तो इस तरीके से लोग एक दूसरे डिपार्टमेंट पे अपनी गलतियों को क्या करते हैं, ब्लेमिंग करना शुरू कर देते हैं, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी में यहाँ पे दिक्कत आता है। तो सेम वही चीजें विद एग्जाम्पल आप इसको समझ सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है। फंक्शन के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर को बनाते हैं उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। सुटेबिलिटी को भी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है कौन से जगह के लिए सुटेबल होगा। तो जहाँ पे डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी होती है तो उसके लिए बहुत ही सुटेबल होगा। हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, जिस कंपनी में हमें हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन का नीड होगा वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। यूनी प्रोडक्ट और सिंगल और वन टाइप ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो जहाँ पे एक तरीके का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग होगा वहाँ के लिए फायदेमंद है। फोर्थ, ड्यूरिंग टेरिटरी वाइज ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, तो टेरिटरी वाइज हम लोग जो ग्रुपिंग एक्टिविटी करते हैं उसके लिए ये बहुत सुटेबल होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इस आज के वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है डिविजनल स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिवीजन बनाते हैं। जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके एडवांटेज को हम लोग जान लेते हैं। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, तो अब वहाँ पे क्या था, फंक्शन स्पेशलाइजेशन था, यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। तो जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाते तो हर कोई अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन होता है। फास्ट डिसीजन मेकिंग, तो हर एक डिपार्टमेंट, जैसे कोई शैम्पू बनाने वाला तो उसको शैम्पू बनाने वाला डिपार्टमेंट है तो वो शैम्पू के रिगार्डिंग जितने भी डिसीजन होगा वो तुरंत खुद से लेगा, तो इसलिए फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है यहाँ पे, किसी दूसरे डिपार्टमेंट से उसको पूछने की जरूरत नहीं होती है। अकाउंटेबिलिटी, तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जा सकता है, अगर शैम्पू का प्रोडक्शन कम हुआ, क्यों नहीं हुआ, या ज़्यादा बन गया, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी जो भी है वो उस डिपार्टमेंट का हेड संभालेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, इच डिविजन फंक्शंस एज एन ऑटोनोमस यूनिट which helps in faster decision making and leads to flexibility, तो हर एक डिपार्टमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, तो कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना इजी हो जाता है, जैसे कि अगर जैसे आप लोग देख लीजिए अडानी अडानी ग्रुप्स का कोई भी एक नया प्रोडक्ट आएगा तो लोग उसको परचेस करें, क्योंकि ऑलरेडी उसका मार्केट में उसके प्रोडक्ट की वजह से उसका गुडविल बना हुआ है, तो लोग वहां से परचेस कर सकते हैं। तो न्यू डिपार्टमेंट कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट, किसी भी एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट को बिना डिस्टर्ब किए हुए हम लोग नया डिपार्टमेंट बना सकते हैं। ठीक है,
अब इसका डिसएडवांटेज देखेंगे, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। जब हम लोग डिपार्टमेंट बना रहे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिसोर्स का नीड होगा, जिसके लिए हम लोग को काम करना पड़ेगा। इग्नोरिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरलॉट। इंटरलॉट का मतलब होता है कि सब अपने अपने डिपार्टमेंट को स्पेशल समझते हैं, दूसरे के डिपार्टमेंट को इग्नोर किया जाता है, जिसको इंटरलॉट कहते हैं। Each department focuses on their product only and they fail to keep themselves as a part of one common organization। तो वो भूल जाते हैं कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, तो दूसरे के डिपार्टमेंट को वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। कन्फ्लिक्ट, तो कन्फ्लिक्ट हो जाता है यहाँ पे। कन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिपार्टमेंट ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब भी फॉर्म में रिसोर्स आता है तो उस रिसोर्स को लेके कन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि शैम्पू में अगर कोई, जैसे एलोवेरा यूज होता है, तो एलोवेरा शैम्पू में भी, कंडीशनर में भी, सीरम में भी, तो अब तीनों डिपार्टमेंट के लिए एलोवेरा जो है वो चाहिए, तो अब उसके लिए कन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो सकता है। इंक्रीज इन कॉस्ट, तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्शन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया है, तो यहाँ पे कॉस्ट लगेगा। ठीक है। सुटेबिलिटी, तो ये कौन से कंपनी या कौन से बिजनेस के लिए ज़्यादा सुटेबल होगा, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट और डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट। जब वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट को निकालता है, वहाँ के लिए ये स्ट्रक्चर बहुत बेहतर होता है, सुटेबल होता है। सेकेंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर्स प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो अपने प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन चाहता है, देन वहाँ पे सुटेबल होगा। ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर इच डिविजन टू बी सेल्फ कंटेन एज अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर, इच डिपार्टमेंट हैज प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट। देखिए, ये ऐसी जगह पे जहाँ पे होगा कि डिवीजन जो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग तो डिपार्टमेंट बनाया गया है, लेकिन उसके अंदर भी ये लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी बन सकता है। ग्रोइंग कंपनीज प्लान टू ऐड मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन फ्यूचर। तो ऐसी कंपनियां जो ग्रोइंग हो रही है अभी, वो फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे लाइन प्रोडक्ट, मतलब मल्टी प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बहुत बेहतर होता है। तो आपके यहाँ पे है, ये देखिए डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके पास ये बुक है तो आप अपने बुक से इसको एक बार रीड कर लीजिए। और आई होप स्टूडेंट आज का टॉपिक आपको समझ में आया है। अब इसमें थोड़ा ही टॉपिक बचा हुआ है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में डाउट है, समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। और यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।